हाँ जी करें अब। देखो कल ना असर्टिव सेंटेंस करवाए थे आपको, अब ना हमें इंटेरोगेटिव करने हैं। इंटेरोगेटिव मतलब अभी तक जो एग्जाम्पल्स करे थे उसमें क्या था कि जो स्पीकर था वो सिर्फ कोई चीज़ बता रहा था हमें, ठीक है। अगर मान लो उसने कुछ बताया नहीं है, जैसे एग्जामिनर कहता है कि कोई राम था या कोई जेम्स नाम का कोई पर्सन था, उसने किसी से कोई बात पूछी थी, जैसे उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है कि अब प्रेजेंट में बताओ। अब राम ने जैसे मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो, तो राम मुझे कुछ बता नहीं रहा, मुझे पूछ रहा है, लेकिन बाकी जो पहले एग्जाम्पल्स थे उसमें सारे असर्टिव थे, उसमें हमें कुछ बताया जा रहा था, ठीक है। अब हमें करना है इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में देखो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, देखना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये होते हैं दो तरीके के, ये शायद पता होगा आपको। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप और एक होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप क्या आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका आंसर यस या नो में आएगा। लेकिन एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं आएगा, उसके लिए आप जैसे उसमें क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो यहाँ पे आप हाँ या ना तो नहीं बताओगे। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं देखो, एक तो होते हैं यस नो टाइप, ठीक है, यस नो टाइप, जिसका आंसर जो स्पीकर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप हाँ या ना में दोगे। जैसे मैंने कहा कि आप क्या आप स्टडी कर रहे हो या क्या आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो हाँ, नहीं कर रहे हो तो ना, यस नो टाइप है। तो यस नो टाइप जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें कोई डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लगाना होता है, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाते हैं। मतलब जैसे क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्या तो आ रहा है इसमें, लेकिन वट नहीं लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये यस नो टाइप है, आंसर इसका यस या नो में आना है। तो इंटेरोगेटिव एक तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाते हैं, मतलब उसमें जिस टेंस में आप बात पूछना चाह रहे हो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पूछना है तो डू डज आ जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद उस टेंस में जो भी मेन वर्ब आती है वो लगाएंगे, फिर बाकी जो वर्ड्स बच जाते हैं मतलब जो अदर वर्ड्स हैं वो लगे होते हैं साइन में, एंड में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है। और एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनका आंसर अपने यस या नो में नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही रहता है, जैसे मैंने कहा कि क्या तुम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, ये यस नो टाइप है, ठीक है। आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर ये होगा, सिर्फ आर से बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि आप कौन सी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी के लिए प्रॉपर कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, मतलब जैसे यहाँ पे विच आएगा, तो विच, वट, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए जब आपकी बात का जो मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको हाँ या ना में नहीं देना, पर्टिकुलर कोई रीज़न या कुछ और बताओगे, तो वहाँ हमें वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से। डब्ल्यूएच वर्ड मतलब वट, वेयर, हाउ, ये सब हमें लगाने पड़ते हैं। उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, मतलब इंटेरोगेटिव में ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। जो अभी तक पिछले सेंटेंस करे थे असर्टिव जिसमें स्पीकर कुछ बता रहा है, उसमें सब्जेक्ट पहले आता था, हेल्पिंग और बाद में आती थी। इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग और पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और अगर कोई डब्ल्यूएच वर्ड है मतलब क्वेश्चन वर्ड है तो उससे आगे लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब जो भी उस टेंस में आती है, फिर अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर रहता है। जैसे ऊपर देखो लिखा है आर यू वॉचिंग अ वीडियो, आर यू वॉचिंग अ वीडियो मतलब क्या तुम वीडियो देख रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना। तो क्या तुम वीडियो देख रहे हो, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, उसमें इज़ेम-आर आता है सब्जेक्ट के बाद। अब क्या है कि वो इज़ेम-आर को सब्जेक्ट से पहले लगा दो बस। जैसे अब मैंने कहा कि तुम वीडियो देख रहे हो, तो क्या होता है यू आर वॉचिंग अ वीडियो। अब इसको इंटेरोगेटिव करना है कि क्या तुम वीडियो देख रहे हो, और यस नो टाइप है तो आर को सब्जेक्ट से पहले कर दो। और अगर मैंने पूछना है कि तुम कौन सी वीडियो देख रहे हो, तो आर यू वॉचिंग अ वीडियो है, उसके आगे बस जो डब्ल्यूएच वर्ड लगेगा, जैसे विच लगेगा, वट लगेगा, वो हमें आगे लगा देना है। जैसे वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब ये इंटेरोगेटिव ही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन यस या नो में आंसर नहीं आएगा। तो हमें वट के लिए जो प्रॉपर मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है, मतलब जो वट है वो लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट देखो बाद में ही है, पहले आर आ रहा है जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही था ना ये कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो काम कंटिन्यूस है मतलब चल रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये था, लेकिन उसमें हम बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव हो गया, यस नो टाइप नहीं था, तो ये क्वेश्चन वर्ड से बना है। फर्क बस ये होता है कि जो हेल्पिंग और अपने सब्जेक्ट से बाद लगा रहे हैं वो पहले आ जाएगी, ठीक है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा होता है।
अब देखो अगर किसी स्पीकर ने कुछ बताया नहीं है, पूछा था, एग्जामिनर कहता है कि उसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो हमें क्या क्या करना है? देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो ये वाला होता है, जैसे इसमें सैम सैड टू शर्ली, ये हो गया पहला हिस्सा इसका, इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे ना, इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो, अब देखो सैम ने आगे बोला क्या है, जैसे सैम ने बोला, अब देखो बोलने वाला कौन है? सैम, और किससे बात कर रहा था? शर्ली से। अब उसने कहा आर यू गोइंग टू सिनेमा विद माई सन, कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ सिनेमा जा रही हो? तो उसने, सैम ने शर्ली से कहा है, तो सैम हो सकता है कि मतलब जो इसके साथ जा रहा है उसके फादर हैं, उसने शर्ली को फ़ोन किया होगा कि क्या तुम सिनेमा जा रही हो क्या मेरी बेटी के साथ, ओ सॉरी बेटे के साथ। तो इसका पंगा पड़ गया, चलो कोई बात नहीं। तो अब इसमें देखो ये जो सैम ने बोला है, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है ना, ये वाला जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है, तो ये है एक्चुअल वर्ड जो सैम ने बोले होंगे शर्ली को, ठीक है, ये इसके एक्चुअल वर्ड्स हैं। तो ये वाला हिस्सा आपको पता है रिपोर्टिंग स्पीच है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच में सैम ने शर्ली को कुछ बताया है या पूछा है? पूछा है ना उसने। तो अब हमें क्या, ये हो गया इंटरोगेटिव। अब क्या क्या चेंजेस करने हैं? देखो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। अगर स्पीकर कुछ बता रहा है, तो अपने टेल वर्ब से रिप्लेस करते थे। अब पूछ रहा है तो पूछने का मतलब क्या होता है? आस्क होता है। आस्क वर्ब से अपने रिप्लेस कर देंगे इसे। देखो टेंस इसका चेंज करना ही नहीं है। अब जैसे अगर से फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आप आस्क से ही करोगे, एस या ई एस वाली आओगे तब सेम उसी में रखोगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगी तो आप आस्क की भी सेकंड फॉर्म करोगे, ठीक है, सेम ही रहेगा, वो टेंस चेंज नहीं करेंगे इसका, ये तो पता ही है। लेकिन अब इसको आपने टेल नहीं करना क्योंकि बताया नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है। तो समझ आ गई इंटरोगेटिव में एक तो ये करना। उसके बाद क्या है कि फिर हमें क्या करना होता था, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो आ रहे हैं उसे हटा के रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते थे, और कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कनेक्टिव लगाते थे या कंजंक्शन लगाते थे, उसमें दैट आता था। लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, इंटरोगेटिव है, तो उसमें कनेक्टिव कौन सा लगेगा? देखो अगर तो आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन यस, क्योंकि ये दो तरीके के हो सकते हैं ना। अगर तो आपसे कोई ऐसी बात पूछी है जिसका आंसर आपने हाँ या ना में करना है, यस नो टाइप है, तो फिर तो क्या होगा, इफ कनेक्टिव लगेगा, ठीक है, या तो इफ लगेगा या फिर वेदर लगेगा, ठीक है, या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यस नो टाइप है तो आपने कनेक्टिव कौन सा लगाना है, या तो इफ लगाना है या वेदर लगाना है, समझ गए। अब दो कनेक्टिव क्यों लगेंगे? क्योंकि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आपके दो तरीके के हो जाएंगे ना, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड। अगर यस नो टाइप है तो आप जो कनेक्टिव जो वहाँ पे दैट लगता था, इसमें क्या लग जाएगा, इफ, या फिर आप वेदर लगा दोगे। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक, ये क्या पूरा रिपोर्टेड स्पीच ये है, इसके अंदर सेम वो तीन चेंज होते हैं। अब सॉरी ये कनेक्ट, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, अगर इंटरोगेटिव जो बात है वो यस नो टाइप नहीं है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, फिर आपको क्या लगाना है, वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना, जैसे व्हाट आ रहा है, वेयर आ रहा है, हाउ आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपको सेम वही यूज कर देना एज अ कनेक्टिव या एज अ कंजंक्शन, आपको वही यूज कर देना है। फिर समझ आ गई ये बात। यस नो टाइप है तो इफ लगा दोगे, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो सेम क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव का काम करेगा, आपको कोई नया नहीं लगाना। उसके बाद देखो फिर यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच है। अब अगली बात, इसमें तीन चेंज तो होते ही आपको पता ही है, टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा और अदर वर्ड चेंज होंगे, वो तो सब के अंदर चेंज होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है, चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस लिखा है। अब देखो ये बात क्या है, कल भी मैंने वैसे बता दिया था कि सिर्फ इनडायरेक्ट के अंदर असर्टिव सेंटेंस यूज होता है। मतलब अगर ऊपर इंटरोगेटिव है उसको भी नीचे इनडायरेक्ट में क्या करना होगा, असर्टिव में बदलना होगा। असर्टिव क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग और बाद में आती है, मेन वर्ब उसके बाद होती है, ठीक है, वो होता है असर्टिव, ठीक है, जो पिछले सारे असर्टिव ही करे हैं। अब ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इंटरोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव नहीं रखना, ठीक है। कैसे बदला जाएगा वो बता देंगे, बिल्कुल आसान है, लेकिन इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव नहीं रखना। और उसके बाद क्या करना है, रिमूव दी क्वेश्चन मार्क। वो आपको पता ही है कि जब इनडायरेक्ट में हमने इंटरोगेटिव रखा ही नहीं, उसको असर्टिव में बदल दिया, असर्टिव में बदल दिया तो फुल स्टॉप ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो रिमूव दी क्वेश्चन मार्क, ये वाला जो मार्क है वो आपने हटा देना है।
और इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो मार्क है वो हट जाएगा और पुट दी फुल स्टॉप, और इन दी एंड आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है क्योंकि सेंटेंस को आप असर्टिव बना दोगे। यहाँ तक ये समझ आ गया क्या क्या चेंजेस होंगे। इंटेरोगेटिव को असर्टिव कैसे बनाना है उसके लिए भी आपको बता दूंगा। पहले एक बार ये नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहले मैं जो ऊपर भी आपको चेंजेस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग इसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे सैम सैड टू शर्ली, अब सैम ने शर्ली को कुछ बताया या पूछा है ना, तो यहाँ पे सैड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो आस्क की भी कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। तो ये होगा सैम आस्केड शर्ली। अब उसके बाद ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसे हम हटा देंगे। कनेक्टिव लगता था वहाँ दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ हमें पता है कि इंटरोगेटिव है और यस नो टाइप है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो यस नो टाइप है, क्वेश्चन वर्ड कोई आ ही नहीं रहा। इंटरोगेटिव है, यस नो टाइप है, तो अब क्या लगेगा, इफ़ या वेदर लगा सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे इफ़ लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आर यू गोइंग टू सिनेमा विद माई सन। अब देखो ये जो सेंटेंस है, अब इसके अंदर 3 चेंज होने हैं। एक तो टेंस चेंज होगा, एक पर्सन चेंज होगा और एक अदर चेंज अगर कोई आया, और एक अब नया काम और करना है हमें कि इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में भी बदलना है। तो एक काम आपका और हो गया, लेकिन उसके लिए कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कैसे करना है आपको बताएं, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो यू आ रहा है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है। और ये किसके लिए बोला गया होगा, शर्ली के लिए या सैम के लिए। तो शर्ली के लिए मतलब अगर इसे लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। और इसके अलावा अब टेंस कौन सा है इसके अंदर, टेंस कौन सा है इसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। देखो आर, और देखो इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती होती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो आर गोइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, वो किस में बदला जाता होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बदला जाता है। तो आपका टेंस यू का तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और आर गोइंग का क्या होगा, वॉज गोइंग होना है। आर गोइंग का वॉज गोइंग होना, ये कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद बाकी जैसे अगर वर्ड देखे तो कोई चेंजेबल नहीं है, सिर्फ एक माई चेंज होगा। मेरा बेटा, किसका बेटा, शर्ली का या जेम्स का, सॉरी सैम का, ठीक है। तो ये किसका होगा, सैम का। सैम, अब सैम को क्या मानेंगे, ही, तो ही का क्या होगा, ही। अब माई की जगह पे क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, क्योंकि देखो आई और माई, आई का जो पॉजिटिव केस है जिसे हमें चेंज करना किससे है, सैम से, तो सैम को हमने ही माना। लेकिन ये तो ही का सब्जेक्टिव केस है, हमें पॉजिटिव केस को चेंज करना है, तो मतलब क्या होगा, हिज ही होगा, ठीक है। तो माई की जगह पे क्या होना है, हिज। और ये जो फुल स्टॉप, सॉरी साइन ऑफ इंटरोगेशन है वो, ठीक है, ये इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। अब इसको लिखना कैसे है, अब लिखना किस फॉर्म में, असर्टिव फॉर्म में। असर्टिव फॉर्म क्या होती है, जिसमें असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब आ रही है या मेन वर्ब आ रही है तो उसके बाद आएगी, ठीक है। अगर मेन वर्ब भी आ रही है तो उसके बाद आएगी। इसके अलावा बाकी वर्ड जो बच जाते हैं वो इसके बाद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब हमें जब लिखना है तो बताओ, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वॉज गोइंग लिखेंगे ना फिर, ठीक है। शी वॉज गोइंग टू सिनेमा और उसके बाद विद हिज सन, और ये फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चेंज देखो वो सेम ही है, लेकिन सेंटेंस को असर्टिव बना के लिखना होता है। अब असर्टिव मैंने एक बार तो आपको वैसे इस स्ट्रक्चर से बता दिया, लेकिन आगे देखो मैं एक स्लाइड है उससे आपको समझ आएगा कैसे असर्टिव बनाना कैसे है इसको। देखो अब जैसे आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मान लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो किस में बदला जाता होता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है। टेंस जब भी आपको करवाए होंगे तो टेंस के ना कुछ स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये प्रेजेंट के ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर वाले दो, ये असर्टिव मतलब जिसमें अपने किसी को कुछ बता रहे हैं वो क्या होता है, असर्टिव। जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये असर्टिव है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ तो बताओ इसमें मैं कुछ बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें भी बता रहा हूँ, लेकिन तो वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, वो गया नेगेटिव। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस, ये क्या हो गया, असर्टिव अफर्मेटिव मतलब या पॉजिटिव। और ये क्या हो गया, असर्टिव नेगेटिव, ठीक है। और
जो इंटेरोगेटिव अगर इस सेंटेंस की बात करें तो उसमें डू डज, क्योंकि यस नो टाइप या डब्ल्यूएच वर्ड वाले होते हैं, तो डब्ल्यूएच वर्ड बस इसके आगे ही लगना है, ठीक है। तो मैंने डब्ल्यूएच वर्ड अगर लगाना है तो उसके आगे लग जाएगा। तो डू डज पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड। अब ये है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, और इंटेरोगेटिव भी तो नेगेटिव होते हैं, बस उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता होता है, ठीक है। ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब ना इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लेना, अगर असर्टिव ही आ रहा है उसे तो नीचे असर्टिव ही रखना होता है, उसे तो नीचे असर्टिव ही रखना होता है ना। जैसे मान लो अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि असर्टिव है, असर्टिव रख देंगे। असर्टिव नेगेटिव आ गया तो ठीक है, उसी टेंस के असर्टिव नेगेटिव में बदल देंगे। लेकिन अगर देखो, अगर ये आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव आ जाता है, मान लो अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, चलो साथ साथ मैं एग्जांपल भी करता हूँ। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा, ऋतिक का क्या लिखा है, ऋतिक सेड टू श्रद्धा, तो ऋतिक ने श्रद्धा से कहा डू यू वॉन्ट टू गो फॉर कॉफ़ी विद मी। तो यहाँ पे देखो ऋतिक ने श्रद्धा से श्रद्धा के सामने कोई प्रपोजल रखा है, मतलब उससे पूछा ही है, उसको बताया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ऋतिक आस्किड तो करेंगे ही, ठीक है। ऋतिक सैड की सेकंड फॉर्म है तो आस्किड ही करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। आस्किड श्रद्धा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के अब क्या लगाना है, इफ़ लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा, इफ़ लगाएंगे तो यहाँ पे आप इफ़ लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। देखो डू डज तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ रहा है इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव को क्या इंटेरोगेटिव ही रखते हैं क्या, इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव को क्या इंटेरोगेटिव ही रखना होता है, बताओ, इंटेरोगेटिव ही रखना होता है क्या, असर्टिव में बदलना होता है। देखो असर्टिव आ रहा है तो उसे तो नीचे असर्टिव ही रखना होता है, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव आ रहा है तो अभी तो बताया कि इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव नहीं रखना, इंटेरोगेटिव को बदलना किस में, असर्टिव में बदलना है ना। अब ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदले जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव से इसे नहीं बदल सकते, क्योंकि इंटेरोगेटिव हमें रखना ही नहीं है इसे, इसे तो किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। तो मतलब उसी टेंस के ये असर्टिव से ही बदला जाएगा, ठीक है, उसी टेंस के असर्टिव से ही बदला जाएगा। बदलना कैसे है, अब अगर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है तो असर्टिव पॉजिटिव में बदल दो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव में बदल दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे डू आ रहा है, डू यू वॉन्ट टू गो फॉर कॉफ़ी विद मी, इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रखना होता तो डू की जगह पे डिड आ जाता, फिर ये जो सब्जेक्ट है वो इसके श्रद्धा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता और वांट का वांट ही रह जाता। लेकिन अब डू का डिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव नहीं रखना, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। तो ये इस टेंस के असर्टिव से ना बदल के, सॉरी इंटेरोगेटिव से ना बदल के इस टेंस के असर्टिव से बदला जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये इंटेरोगेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो उसे असर्टिव पॉजिटिव में बदल दो। तो मतलब क्या आना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यू, यू श्रद्धा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट अब क्या आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू डज क्यों हटेगा यहाँ पे, डिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में तो बदलना ही नहीं, हमें बदलना असर्टिव से, चेंज उसी टेंस में करना है, लेकिन उसी टेंस के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से ना करके उसी टेंस के असर्टिव के स्ट्रक्चर से करो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब क्या आना चाहिए, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ये जो फर्स्ट फॉर्म है वॉन्ट, इसकी जगह अब क्या लिखना पड़ेगा, वॉन्टेड लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा वॉन्टेड, और उसके बाद जो अदर वर्ड है वो लगा दो, टू गो फॉर कॉफी विद मी का क्या हो जाएगा, मी। अब देखो किसके लिए बोला होगा, ऋतिक ने अपने लिए बोला है, ऋतिक की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम। देखो अभी भी मेरे को लगता है कि अब अगला समझ आ गया है या इसमें कोई डाउट है। देखो वाक्यों में तो जैसे इज़ेमआर आ रहा है तो लगभग वोजवर करना है, हैज़ेव आ रहा है तो हैड करना है, बस सब्जेक्ट से पहले आ रही तो उसे सब्जेक्ट के बाद कर देना है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रहेगा ना, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, क्योंकि फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाकी टेंस में तो क्या होता है कि जैसे
सब के अंदर जो असर्टिव सेंटेंस करते हैं ना, ऊपर ऊपर वाला स्ट्रक्चर को, उसी में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दो। जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, चलो इसी से देख लेते हैं। अब देखो जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये कौन सा है, पास्ट का पहला है, बदला किस में जाएगा, पास्ट के तीसरे में, पास्ट के तीसरे में। अब अगर इसका असर्टिव आ रहा हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हमें पता है कि किस में बदली जाएगी, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मतलब पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है असर्टिव नेगेटिव, इसी टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव ही है, तो उसे पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल देंगे। मतलब डिड नॉट किस में बदला जाएगा, अब हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाएगा। लेकिन अगर मान लो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ जाए, अब ये जैसे आ रहा है डिड यू नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, क्या तुमने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, तो डिड आ रहा है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का है क्या, इंटेरोगेटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट को बदलना होता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन अब ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में नहीं बदलना होता। ठीक है, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में नहीं बदलना होता, इसको बदलना किस में है, इसके असर्टिव में। तो मतलब ये जब इसका इनडायरेक्ट करोगे, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, एक तो वो पहले लगा दोगे चेंज करके, उसके बाद डिड की जगह पे ये जो डिड नोट है ना, उसकी जगह पे क्या होगा, हैड नोट होगा। क्यों होगा, देखो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ रहा है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो किस में बदला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव नेगेटिव में, असर्टिव नेगेटिव में बदला जाएगा ना। यू को आप पहले चेंज करके लिख दोगे, डिड नोट की जगह पे क्या होना चाहिए, हैड नोट प्लस की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। समझ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से करना होता है। असर्टिव बदलना आसान है, चेंज आपने उसी टेंस में करना है, लेकिन उसके इंटेरोगेटिव से ना करके उसके असर्टिव वाले स्ट्रक्चर से करना है। अगर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है तो असर्टिव पॉजिटिव वाले उस टेंस के स्ट्रक्चर से कर दो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव वाले उस टेंस के स्ट्रक्चर से कर दो, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, उसे उस टेंस के जो पर्टिकुलर जिस टेंस में आप चेंज करते हो उसके असर्टिव में करना होता है। ठीक है, अब जैसे ये नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आप करो, ऊपर स्ट्रक्चर भी है, ये करना। दिख रहा है क्या, सिमी सैड टू हर फ्रेंड, सिमी ने अपनी फ्रेंड से कहा, डिड यू नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। हाँ जी, कर लिया, ठीक है। हाँ जी, पीछे आपने कर लिया, हाँ जी। अब देखो ये सैड टू आस्किड हो जाएगा ना, तो आंसर क्या होगा, सिमी आस्किड हर फ्रेंड। अब कनेक्टिव कौन सा लगना है, इफ। ठीक है, उसके बाद आपको देखो देखना है कि ये किस टेंस का इंटेरोगेटिव है। तो डिड हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव नहीं रखना, हमें उसको उसी टेंस के असर्टिव में बदलना है। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, बदला जाएगा उसकी असर्टिव नेगेटिव में। ठीक है, असर्टिव नेगेटिव में। यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, उसकी फ्रेंड के अकॉर्डिंग। तो उसकी जो फ्रेंड है आप उसको शी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कर देंगे शी।
उसके बाद क्या आना चाहिए अब, कि नेगेटिव है तो डिड नोट, ये जैसे ये गया तो ये डिड नोट हो गया ना, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बदल दो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, उसके इंटेरोगेटिव से ना बदल के उसे असर्टिव से बदलो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, असर्टिव नेगेटिव, मतलब अब डिड नोट की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड नोट। ठीक है, हैड नोट, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ तो फर्स्ट आती है लेकिन पास्ट परफेक्ट में तो थर्ड आती है ना, तो ये हो जाएगा अटेंडेड, अटेंडेड द क्लास। और कोई चेंज है? हाँ, येस्टरडे को भी चेंज करना है, द प्रीवियस डे। और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हट के फुल स्टॉप हो जाएगा ये। ठीक है, अब ना आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप करो। ये लिख लिया क्या? अरे कोई डाउट है इसमें? अभी लगभग जो किए हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले थे, वैसे अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो आगे ऐड हो जाएगा, वैसे आगे वो एग्जाम्पल्स हैं, आप करके देख लो। करो ये। why have you slapped the boy in the class? किसने बोला ये? जेम्स ने अपने सिस्टर से कहा है। कर लिया? बस आप इसमें से आंसर ही बताना है, आपको समझ आ रहा है तो पहला फर्स्ट ही होना चाहिए। अरे किसी को और कोई लग रहा है फर्स्ट कह रहे हैं कि ये तो मीनाक्षी कौन सा होना चाहिए? है कुमकुम फर्स्ट ही होना चाहिए। हाँ जी भैया, फर्स्ट ही होना चाहिए। ठीक है, चलो देख लो फिर, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, जेम्स सैड टू हर सिस्टर, तो सैड टू को अब किस में बदलेंगे? आस्किड में बदलना है ना। ठीक है, सैड टू का हो जाएगा आस्किड। ये जो सैड टू है इसका हमें पता है हो जाएगा आस्किड, तो यहाँ हो जाएगा जेम्स आस्किड हर सिस्टर, जेम्स ने अपनी सिस्टर से पूछा। अब यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने हैं, लेकिन सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो दैट तो नहीं लगता। देखो यहाँ तो इफ़ लगता है, वेदर लगता है, या फिर वो अगर डब्ल्यू वर्ड आ रहा है तो सेम लगा दो। अब यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आ ही रहा है तो मतलब ये जो वाई है वही लगा देंगे यहाँ पे। अरे कोई डाउट है? लग गया? ठीक है, उसके बाद अब ये हैव यू स्लेप्ड, इंटेरोगेटिव में आपको बताया है कि सब्जेक्ट पहले आता होता है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो ये जो अगर हेल्पिंग वर्ब इधर लेके जाऊं तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, ये हैव स्लेप्ड, तो टेंस कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट को बदलना किस में है? पास्ट परफेक्ट में। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव आ रहा है, बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव में या असर्टिव में? असर्टिव में। तो पास्ट परफेक्ट के असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होएगा? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी जो वर्ड्स हैं ये, तो वाई आपने लगा दिया। उसके बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे जो यू है, मतलब अब हमें पहले लगाना है, यू को चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? उसके सिस्टर के अकॉर्डिंग, मतलब शी हो जाएगा। ठीक है, उसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा। फिर हमें क्या लगाना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो हैव स्लेप्ड है वो क्या हो जाएगा? हैड स्लेप्ड हो जाएगा। ठीक है, अ बॉय इन द क्लास, तो ये जो ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये सही था ये। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, चलो ये करो।
हाँ जी, 2 नंबर, एक ठीक है, 2 नंबर वाले भी हैं कई, और ये 3 नंबर वाले, और इसके अलावा मतलब बी और सी वाले तो हैं कई, और इसके अलावा कोई? हाँ बस ठीक है, बी और सी वाले ही हैं। चलो इसमें देखो, ये टीचर आस्किड, यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट स्पीच है ना, वैसे उसमें सैड होता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में हो सकता है कि आस्किड करके ही दिया हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट में सेम रह जाएगा, ठीक है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम रह जाएगा। मतलब ये जो आस्किड है तो नीचे भी आस्किड ही होगा, क्योंकि आगे किसी ने कुछ पूछा ही है, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे मैंने एक चीज़ ध्यान रखना, टेल में आपको बताया था, ये बताया था कि जैसे अगर सैड के बाद या से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो टेल नहीं करोगे आप, चाहे उसमें कुछ बताया जा रहा हो। लेकिन आस्क वाली कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आस्क एक ऐसी वर्ब है जिसकी पीछे मतलब ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, वो तो चाहे ऑब्जेक्ट हो ना हो, आपने उसको चेंज करना ही है, ठीक है, आपने उसको चेंज करना ही है। तो यहाँ पे द टीचर आस्किड, तो नीचे भी रहना चाहिए, द टीचर आस्किड, इसमें भी है देखो, और इसके अंदर भी ये दे ही रखा है, इसके अंदर भी दे रखा है, और इसके अंदर भी दे रखा है, यहाँ तक तो मतलब ये चारों ऑप्शन सही थे। उसके बाद देखो आगे हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, ये इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, तो मतलब इफ़ या वेदर आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी इफ़ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा, चलो ये एग्जाम्पल तो यहाँ गलत हो जाता है। उसके बाद ये कौन सा टेंस है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, बदला किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के असर्टिव में, मतलब सेम जो अभी अपने ऊपर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये जो यू है ये अब किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, देखो यू किसके लिए बोला जाता होता है, सुनने वाले के लिए। अब टीचर ने किससे पूछा, यहाँ पे कुछ गिवन है, देखो अगर नहीं है तो आपको अपने इमेजिन करना है अपने आप को, मतलब फिर मी, जैसे टीचर ने पूछा कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो फिर आप इमेजिन करो कि हमसे पूछा है, मतलब फिर ऑब्जेक्ट आप खुद मतलब मी मान लो, ठीक है, फिर मी। तो अब यहाँ पे अगर माने अपने कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के अकॉर्डिंग ये यू क्या होगा, आई होगा, ठीक है। तो आई यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ तक ये भी सही है। उसके बाद क्या होना चाहिए, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव फिनिश्ड को किस में बदलोगे, हैड फिनिश्ड में, तो हैड फिनिश्ड यहाँ नहीं दे रखा, ये गलत है, ये हैड फिनिश्ड दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये सही है। उसके बाद देखो ये थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, यहाँ तक सही है। फिर योर होमवर्क, योर होमवर्क मतलब फिर योर होमवर्क की जगह पे क्या होगा, माई होमवर्क, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब हमें खुद बन गए ना, तो योर मतलब यू योर, पॉजेसिव केस है 2 नंबर वाला, तो आई का क्या होगा, माई, तो माई होमवर्क यहाँ तो कर रखा है, यहाँ योर ही कर रखा है, तो ये गलत है, ये वाला जो है बी ऑप्शन जो है आपका वो सही है, ठीक है, ये वाला सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये यू वाला भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर मी ऑब्जेक्ट है, मतलब फिर आप ही हो। चलो ये देखो, हाँ जी, 2 नंबर, और एक तो ये 2 नंबर वाले कह रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं, इसके अलावा बी के अलावा भी कोई है क्या, तीन नंबर वाले भी हैं कहीं, हाँ ठीक है, एक ये चलो सी ऑप्शन होगा, और कोई इसके अलावा, हाँ जी, और कोई ए या बी, ए या डी तो नहीं लग रहा किसी को इसमें। वैसे बी वाला कौन कौन थे जो कह रहे हैं बी सही है, आप बी सही है आपके अकॉर्डिंग, पीछे भी किसी ने कहा था बी सही है। देखो बी में देखो आई के साथ यहाँ पे वर लगा हुआ है, तो आई के साथ वोज लगता है या वर, तो आई के साथ तो वोज लगता होता है। आई के साथ जो वर लगता होता है वो सिर्फ तब लगता है जब अपने कुछ ऐसी इमेजिन कोई चीज़ कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जैसे काश मैं पक्षी होता, इस तरीके से। तो वो जो इमेजिनेशंस होती है ना वहाँ पे, तू क्यों हंस रही है, वैसे तेज हवा चलती है तो मैं बन भी जाता हूँ तो ये आई के साथ वर तो तब लगता है, ठीक है, आई के साथ वैसे तो वॉज ही आता है, ठीक है। आई के बारे में ना चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो आई के साथ, आई वैसे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले चलो ये बात कर रहे हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ठीक है, एक मिनट चलो आई आप कह रहे हो कि आई सिंगुलर है, ठीक है, तो आई अगर सिंगुलर है तो जब अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में
प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, वर्ब की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ये आता है ना। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करते होते हैं बताओ, एस या एस वाली या विदाउट एस या एस वाली, एस या एस वाली यूज करते हैं। तो आई के साथ, जैसे मान लो मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो क्या होना चाहिए फिर, आई टीच के साथ, आई टीच नहीं होना चाहिए, सही ऐसे होना चाहिए, आई टीच इंग्लिश, अरे यही होना चाहिए फिर, क्यों नहीं होना चाहिए, आपने कहा ना आई, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, जिसके साथ एस या एस यूज होता है। तो आई अगर सिंगुलर है तो फिर इसके साथ टीच होना चाहिए या टीच होना चाहिए, आता टीच है लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो टीच होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर है तो टीच, अरे वही आना चाहिए था, लेकिन वो आता नहीं है, क्योंकि हमें आई के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा कि फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लूरल के साथ जो यूज करते हैं, जैसे डू डज में डज अपने सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और डू अपने किसके साथ यूज करते होते हैं, प्लूरल के साथ। लेकिन आई के साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आई के साथ अपने डू यूज करते हैं, ठीक है, आई के साथ डू नॉट यूज करते हैं, ना कि डज नॉट यूज करते हैं। आई सिंगुलर है तो डज नॉट होना चाहिए था। वैसे इज एम आर की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, तो आई के लिए एक अलग से एम बना दिया गया है, होता है ना। तो जब अपने पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में सिंगुलर के साथ वॉज होता है और प्लूरल के साथ वर होता है। अगर आई सिंगुलर ही है तो आई के साथ वॉज ही आना चाहिए, जो पास्ट में वहाँ लगाते भी हैं, लेकिन प्रेजेंट में आई सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। इज एम आर ना, इज और आर ना लगा के उसके लिए अलग से एक एम बना दिया गया। देखो ध्यान रखना है कि आई के लिए कोई भी जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये आई जो इंग्लिश है ना, जैसे जो भी लैंग्वेज है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो जो भी लैंग्वेज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। मतलब कोई भी लैंग्वेज है उसको अपने कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक बोलने वाला चाहिए और एक सुनने वाला चाहिए। तो स्पीकर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आई और वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन स्पीकर ने यूज करना है, सामने वाले के लिए उसने यू यूज करना है। देखो आई और यू के लिए रूल फॉलो नहीं करेंगे, इनका स्पेशल ध्यान रखा गया है। देखो जो आई है, अब स्पीकर ने जो बोलने वाला है उसने बार बार आई शब्द का यूज करना है। जैसे अपने हिंदी बोल रहे हैं तो मैं बोल देते, लेकिन इंग्लिश में तो आई बोला जाएगा बार बार। सामने वाला जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए अपने तुम शब्द यूज करते हैं, इंग्लिश में यू शब्द यूज करेंगे। तो ये यूज मतलब आई और यू का यूज बहुत ज़्यादा होना था, मतलब स्पीकर ने ये शब्द यूज करने हैं। तो जब लैंग्वेज बनाई गई तो स्पीकर को कंफर्टेबल रखने के लिए आई और यू के लिए रूल फॉलो नहीं करेंगे। देखो आई के साथ अकॉर्डिंग टू रूल्स सिंगुलर है, आई सिंगुलर ही है, उसके साथ मतलब डज आना चाहिए था, या आई के साथ एस या ईएस वाली वर्ब भी आनी चाहिए, आई टीच आना चाहिए था, सही। तो लेकिन जब देखो अपने बोलते आई टीच इंग्लिश और एक बोल के देखो आई टीच इंग्लिश, तो एस या ईएस वाली वर्ब के साथ आप आई के साथ कंफर्टेबल हो, या विदाउट एस या ईएस वाली वर्ब के साथ, विदाउट एस या ईएस वाली वर्ब के साथ आप कंफर्टेबल हो। तो इसलिए फिर रूल फॉलो नहीं करेंगे। वहाँ पे देखा कि स्पीकर एस या ईएस वाली वर्ब के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आई के साथ वहाँ प्रेजेंट में विदाउट एस या ईएस वाली वर्ब लगा दी गई, रूल फॉलो नहीं करेंगे उसके लिए, ठीक है। और फिर वैसे जैसे अपने देखो अब बात करते हैं इज एम आर की, तो वैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स तो आई के साथ, अकॉर्डिंग टू रूल्स आई के साथ इज आना चाहिए। जैसे आई एम टीचिंग बोला जा रहा है तो इसमें बोलना चाहिए था आई इज टीचिंग, लेकिन बोल के देखो आई इज टीचिंग और आई एम टीचिंग, या आई आर टीचिंग, कुछ भी बोल के देख लो, आई आर टीचिंग बोल के देख लो या आई इज टीचिंग बोल के देख लो, ना तो आई के साथ आर सेट बैठ रहा है ना इज सेट बैठ रहा है, आप किसी में कंफर्टेबल नहीं हो। तो इसलिए अलग से एक एम बनाया गया सिर्फ स्पीकर को कंफर्टेबल रखने के लिए। देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देते हैं, आई के साथ जो एम है वो सिर्फ तब यूज होता है जब वो स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, आई एम टीचिंग, यही बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीकर को, बोलने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एक अक्षर है, आई एक अक्षर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आई ब्लैंक स्पेस अ लेटर। अब बताओ यहाँ पे आई के साथ एम आएगा या इज आएगा, आई के साथ एम आएगा या इज आएगा। देखो अगर मैं आई के साथ यहाँ एम लगाता हूँ, आई एम अ लेटर, मैं एक अक्षर हूँ, तो मैं अक्षर थोड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ पे आई स्पीकर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ स्पीकर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ इज ही लगना है।
तो आई के साथ एम सिर्फ स्पीकर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, जब भी स्पीकर को रिप्रेजेंट करेगा आई तभी उसके साथ एम लगता होता है, नहीं तो नहीं लगता। तो आई के लिए रूल फॉलो नहीं करेंगे, इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में आई, देखो आई ऑलवेज सिंगुलर ही है, लेकिन प्रेजेंट में आई के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं होता उसमें स्पीकर को। और वैसे ही जब पास्ट में आते हैं तो पास्ट में आई के साथ वॉज लगाने में स्पीकर कंफर्टेबल है, तो वहाँ रूल फॉलो हो रहा है। आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज ही आता है तो पास्ट में लग रहा है वहाँ पे क्योंकि वो कंफर्टेबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आई का ये कॉन्सेप्ट होता है। वैसे यू के साथ भी हुआ है, देखो यू वैसे तो देखो अगर मेरे सामने एक बंदा खड़ा है तो यू सिंगुलर है, जैसे मैंने एक जने को कहना है कि तुम एक स्टूडेंट हो तो मुझे बोलना चाहिए था यू इज द स्टूडेंट, ऐसे बोलना चाहिए था। आप सारों को बोल रहा हूं तो तब मैं यू आर बोल सकता हूं क्योंकि तब मैं यू मतलब आप सबके लिए यूज कर रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि यू आप एक जने के लिए यूज करो, यू आप दो या दो से ज्यादा जनों के लिए यूज करो, सबके साथ यू मतलब हर कंडीशन में यू के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है, क्योंकि यू के साथ आप कोई भी सिंगुलर वर्ब लगा के देख लो उसमें स्पीकर कंफर्टेबल फील करता ही नहीं है, मतलब एक फ्लो नहीं बनता, कंफर्टेबल फील नहीं होता। इसलिए आई और यू के लिए रूल फॉलो नहीं करेंगे जब भी ये स्पीकर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई के साथ वर्ब तो सिर्फ आपको पता है वो जो इमेजिनेशन होती है ना, जो पॉसिबल नहीं है कुछ, तो उसके लिए उस तब लगाया जाता है ये। चलो अपने इस एग्जाम्पल पे थे तो इसका आंसर आप कौन सा बता रहे थे? बी तो देखो पता चल गया, बी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी तो नहीं होना चाहिए, अभी आपको क्लियर कर ही दिया कि आई के साथ वर्ब तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये नीचे वाला एग्जाम्पल अभी अपने ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शी सैड टू मी है तो ये शी आस्क्ड मी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेंगे। ठीक है, शी आस्क्ड मी, उसके बाद ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेंगे, ये क्या हो जाएगा, हु लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये डब्ल्यूएच वर्ड है। उसके बाद हमें पता है कि जो इंटरोगेटिव है उसे असर्टिव में बदलना होता है। अब ये बताओ कि ये जो इंटरोगेटिव आ रहा है ये किस टेंस का इंटरोगेटिव है, ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई एक्शन जो लगातार हो रहा होता है, यहाँ पे उसने पूछा कि तुम कौन हो, क्या कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा है? नहीं हो रहा, तो इसमें ये मतलब जो टेंस है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो एक चीज़ ना ध्यान रखा करो, ये जो इज़ेमार है, इज़ेमार के साथ ये अब बताओ ये जो इज़ेमार है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इंग्लिश के अंदर। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसे तब बोला जाता होता है जब ये मेन वर्ब की हेल्प के लिए आ रही है। जैसे इज़ेमार के बाद अगर डूइंग आ रहा है, V1 प्लस ING आ रहा है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तब अपने हैड को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो हैज़ को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इज़ेमार के बाद V1 प्लस ING आ रहा है तब अपने मेन वर्ब के साथ आ रही है, तब वो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो वो खुद मेन वर्ब है। ठीक है, नहीं तो वो मेन वर्ब ही है। टेंस अगर आपको करवाए हैं तो देखो टेंस में ना 3 फॉर्म्स यूज होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब की। जैसे एक तो होती है बी, जिसमें बी की फर्स्ट फॉर्म आपको इज़ेमार, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन होती है ना। और एक वर्ब यूज होती है हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव या हैज़ होती है, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। और अगर तीसरी फॉर्म की बात करें तो वो होती है डू, जिसकी फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डूइंग होती है। तो एक्चुअल में ये मेन वर्ब ही है, लेकिन इसे हेल्पिंग वर्ब कब बोला जाता है? जब ये मेन वर्ब के साथ आ रही है। अब इसके साथ कोई मेन वर्ब आ रही है? नहीं आ रही, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है। तो इज़ेमार बी की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये है सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट, अब मैं अगर इसको इधर लेके जाऊं, यू के बाद लेके जाऊं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदला किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की असर्टिव में बदलना है। इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, असर्टिव पॉजिटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। अब यू को आप चेंज करोगे मी के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब ये है बी की फर्स्ट फॉर्म, इज़ेमार मेन एज अ मेन वर्ब भी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? देखो ये बी की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? वोज वर होगी ना। तो वोज वर आई के साथ क्या लगता होता है? वोज। ठीक है, तो ये आई वोज होगा यहाँ पे, मतलब ये जो बी ऑप्शन है वो सही है। ओ सॉरी, इसमें भी सेम था क्या? इसमें ओ सॉरी, हाँ इसमें इफ लगा हुआ, ये नहीं है, सॉरी, ये जो सी ऑप्शन है ये सही है, हाँ ये सही है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखना, इसमें एक एग्जाम्पल शायद और है। अब ये करो, What do you want to eat for dinner?
बस ये लास्ट एग्जाम्पल ही है, कर लो। फिर आगे इम्पेरेटिव करने हैं। कौन सा सही है? 4 नंबर सही है। चलो इसको ABC कर देते हैं। हाँ जी, ए। और किसी को कोई लग रहा है? एक तो कह रहे हैं कि ए सही है। हाँ जी, कौन सा होएगा? अरे और कोई सॉल्व तो कर पा रहे हो तो फिर बताओ। अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ और किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको रिपीट करवा देंगे, बता दो। है ए मतलब ए ही होना चाहिए। सी वाला कौन है? आप सी वाले हो, ठीक है। तो फिर गलत बता रही है, सी वाली है तो वांट्स कैसे हो जाएगा यहाँ पे? किसी भी कंडीशन में नहीं होना। हाँ जी, हाँ डी मतलब सारे ही आगे C D A, एक बी बचा है बस। हाँ चलो एक मिनट अपने में आप यहाँ करके देखो पहले। देखो इसकी जॉन आस्किड कर रखा है तो ये सेम ही रहेगा नीचे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी आस्किड है तो ये तो सेम ही रखना है। यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है, यहाँ तक ये चारों एग्जाम्पल सही हैं। उसके बाद एक कोमा इन्वर्टेड कोमा आप रिमूव करोगे तो क्या लगेगा? वट। इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, सही है। उसके बाद देखो आगे है डू यू वॉन्ट टू ईट फॉर डिनर। किस टेंस का है ये इंटरोगेटिव? किस टेंस का है? अरे याद रख लो, डू डज आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, डिड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव देखो किस में बदला जाता है? अभी हमने वो किया था ना इधर, एक मिनट, पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है। अब ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ रहा है इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव को पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में बदलना होता तो ये डिड हो जाता, लेकिन हमें बदलना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव को बदलना क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में। वो क्या होएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वापस इस एग्जांपल पे आओ, यही था। हाँ तो इसमें देखो तो वट तो अपने एज अ कनेक्टिव लगाना था। अब डू यू वांट ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, ये बदला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अगर इंटरोगेटिव ही करना होता फिर तो डिड हो जाता, ठीक है, लेकिन हमें करना है उसका असर्टिव। इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, असर्टिव पॉजिटिव में बदला जाएगा। सर 2 मिनट, असर्टिव पॉजिटिव में बदला जाएगा तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये जो यू है किसके लिए बोला गया है? हर, मतलब किसी लड़की के लिए बोला गया है। अब यू सब्जेक्ट है तो हर होगा या शी होगा? शी होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, ये गलत है। यहाँ दे रखा है, ये सही है यहाँ तक तो। उसके बाद अब हमें क्या लगानी है? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कोई डू डज तो नहीं आता ना, डिड आता है। हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं वहाँ पे, तो मतलब अब ये डू डज यहाँ से रिमूव ही हो जाएगा। सिर्फ ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी क्या आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। यहाँ तो वांट कर रखी है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ भी वांट्स कर रखी है, ये गलत है, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद टू ईट, ये जो फर्स्ट फॉर्म, अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इन्फिनिटिव है, ये कभी चेंज नहीं होता, इसको सेम ही रखना है। तो वो तो आपका सेम ही रहेगा। फॉर डिनर, साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा, तो ये जो ए है वो सही है। कल देखो हमें ना ये नेक्स्ट हमें कल ये करने हैं, इम्पेरेटिव करने हैं। इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रहेंगे आपके, और एक ऑप्टेटिव है, ठीक है, तो वो करने हैं कल से अपने, ये कर लेंगे। और अब एक बार कल अपने सारे जो मिक्स है एग्जांपल्स, अभी असर्टिव हो गए, इंटरोगेटिव हो गए, इनके जो इकट्ठे हैं वो कल एक बार थोड़ा सॉल्व करके देख लेंगे।